जय हिंद। आप देख रहे हैं रणनीत चंद्र तिवारी को। 14 अगस्त 1947 की आधी रात यानी 15 अगस्त को भारत आजाद हो चुका था, किंतु भोपाल में अभी सियासत का दौर था। 15 अगस्त की सुबह सूरज की किरणें जैसे ही भारत की सरजमी पर पड़ी, वैसे ही सभी भारत के निवासी, सभी भारतीय हाथों पर तिरंगा लिए संसद की ओर दौड़ लगाए जा रहे थे। एक दूसरे को खूब मिठाई खिला रहे थे, खूब कोई झूम रहा था, कोई नाच रहा था और जय हिंद के नारे लग रहे थे। वंदे मातरम और जय हिंद के नारों से गुंजायमान परिवेश था। किंतु इन सब के इतर कुछ इलाके ऐसे थे जो स्वतंत्र भारत में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे। उनमें से एक भोपाल भी था। दरअसल आजादी के समय देश में छोटी बड़ी सभी 565 रियासतें थीं, जिनमें से 500 रियासतें आजादी के साथ ही भारत में विलय करने का फैसला कर लिया था। लेकिन 5 रियासतें ऐसी थीं जो भारतीय संघ में शामिल होने के लिए साफ मना कर दिया था। उनमें से एक यह भोपाल की रियासत भी थी, जहां 15 अगस्त को उत्सव मनाना तो दूर, तिरंगा फहराने पर भी पाबंदी थी। अगर कोई कोशिश भी करता था तिरंगा फहराने की, वहां के लोग अगर कोशिश भी करते थे तिरंगा फहराया जाए, उत्सव मनाया जाए, तो उन्हें या तो जान से मार दिया जाता था, गोलियों से दाग दिया जाता था, या तो फिर उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। आखिरकार 1 जून 1949 ईस्वी को भारतीय संघ में विलय हो जाने के बाद भोपाल भी भारत का हिस्सा बन गया था। देश की आज़ादी के 658 दिन बाद भोपाल से नवाबी शासन को खत्म कर दिया गया था। वहां भारतीय संघ का राज्य हो गया था। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। भोपाल को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए अनेक प्रकार की कूटनीतिक चालें चलनी पड़ी थीं। कई नौजवानों को अपनी जानें भी गंवानी पड़ी थी। आलम यह था कि जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर जैसी ताकतवर रियासतों को कुचल कर रख देने वाले सरदार लौह पुरुष पटेल जी को भी इस भोपाल के नवाबों के आगे थोड़ा सा झुकना पड़ा था। 15 जनवरी 1949 ईस्वी को बाल कृष्ण गुप्ता जी ने एक पोस्ट के जरिए सरदार पटेल जी तक एक चिट्ठी को भिजवाया। इस चिट्ठी में गोली लगने से 10 लोगों की मौत, 250 लोगों के घायल होने का जिक्र किया था। संदेशा मिलते ही सरदार पटेल जी के मुंह से निकला, इंतजार खत्म हुआ, बहुत हुई नवाबी। भोपाल का भारतीय संघ में विलय होने का समय आ गया है। इसके पश्चात सरदार पटेल जी ने तत्काल रियासती सचिव वीपी मेनन जी को भोपाल भेजा। दोनों के बीच समझौते को लेकर बातचीत शुरू हुई। नवाब ने अपनी पूरी सुविधाओं का भी ध्यान रखा था। सौदे के अनुसार नवाब को 11 लाख रुपए का प्रीवियस, रेलवे में 5 लाख रुपए का हिस्सा, महल को बिजली पानी मुफ्त मिलता रहा और साथ में टेलीफोन की सुविधा निःशुल्क रही तथा हर प्रकार के टैक्स में छूट और बिना लाइसेंस के कितने भी हथियार रखने की नवाब को आज़ादी भी दी गई थी। इन सभी विषयों पर बाल कृष्ण गुप्ता ने सरदार पटेल जी से मुलाकात करने पर नाराजगी भी जाहिर की थी। गुप्ता ने सरदार पटेल जी से कहा था कि अफवाह है कि मेनन साहब ने नवाब को अनेक प्रकार की छूटें देकर कोई समझौता भी किया है। ये बात सुनते ही सरदार पटेल गुस्से से भर गए और बाल कृष्ण गुप्ता को डांटते हुए कहा कि नवाब जितने भी कंसेशन चाहता है मैं देने को तैयार हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ राज सत्ता चाहिए और कुछ भी नहीं। फिर मैं नवाब को देखूंगा और तुम अपना काम जारी रखो, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। ये सरदार पटेल जी ने गुप्ता जी से कहा था कि अपना काम जारी रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी नवाब जितनी भी छूटें मांग रहे हैं मैं सब देने को तैयार हूँ, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि भोपाल भारतीय संघ में शामिल हो जाए, बस। ये पटेल जी के विचार थे। कुछ दिन बीत गए। सरदार पटेल के कहे अनुसार 30 जनवरी को नवाब का मंत्रिमंडल भंग कर दिया गया।
6-7 फरवरी तक सारे कैदियों को रिहा कर दिया गया। 4 महीने तक मेनन साहब और नवाब के बीच में बातचीत चलती रही। 4 महीने तक मेनन साहब और नवाब के बीच में बातचीत चलती रही विलय होने के लिए। 1 जून 1949 ईस्वी को केंद्र सरकार ने भोपाल की सत्ता संभाली। राज सत्ता आने के कुछ एक सालों में नवाब को दी गई सभी प्रकार की छूटें भी खत्म कर दी गईं। अब नवाब भारतीय एक साधारण भारतीय बनकर रह रहे थे भारत में। वैसे आप लोग सरदार पटेल जी के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको ये जानकारी कैसी लगी ये भी कमेंट के जरिए हमें बतला दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।